हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ अभी मैप के साथ। और आज है रविवार, और आज के दिन यानी कि आज है 3 सितंबर, और आज के दिन मैं यहाँ पे वीकली करंट अफेयर लाऊंगा, क्योंकि आज संडे है, आपको पता ही है संडे है, और आज होता है ज़्यादातर आराम का दिन, ज़्यादातर स्टूडेंट आज आराम करते हैं। तो यहाँ पे जो भी एक हफ्ते का रिवीजन क्लास है, मैं वहाँ यहाँ पे जल्दी से जल्दी आपको बता दूंगा, जिससे कि एक हफ्ते का जो भी मटेरियल था वो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देने करते हुए शुरू करते हुए उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको एक हफ्ते का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं बता रहा था ना कि कल की मैं बाहर से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ, तो आज भी मैं बाहर ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी गाँव आया हूँ। ठीक है, तो गाँव आया हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए असुविधा होती है, मुझे कहीं मिलता नहीं है। तो एक मेरा दोस्त का रूम है, उसी में मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। फिर देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे आज कितने जल्दी आप यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। तो ये बताना है आपका कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम यानी कि विश्व विश्वविद्यालय जो खेल थे वो कहाँ पे किए गए थे। तो ये चेंगदू चाइना में किया गया था। चेंगदू चाइना में किया गया था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर रैंकिंग की बात किया जाए तो चाइना इस रैंकिंग में शीर्ष पे था। ठीक है, चाइना शीर्ष पे था, और भारत की जो रैंक थी वो 7वें नंबर पे थी। भारत 11 गोल्ड मेडल जीत के 7वें रैंक पे था, क्योंकि अगर पूरा टोटल मेडल की बात करेंगे ना यहाँ पे भारत की, तो 26 मेडल भारत ने जीता था यहाँ पे, जिसमें से 11 गोल्ड था, 5 सिल्वर था और 10 ब्रॉन्ज मेडल था यहाँ पे। ठीक है, तो ये था चाइना का मैप। ओके, इसकी राजधानी है बीजिंग। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब है ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक को इन्फोसिस ने अपना महिला बैडमिंटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस सॉरी, इन्फोसिस ने अपना, ठीक है, ईगा स्वितेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, आगे चलें। तो ये देखिए, ये आर्टिकल है उससे संबंधित, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इन्फोसिस की अगर बात करें तो ये भारत में स्थापित 1981 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी कह सकते हैं, एक तरह से सॉफ्टवेयर कंपनी है जो टेक्नोलॉजी से संबंधित कंसल्ट देती है। ठीक है, तो उसने इनको ये गैस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तेलुगु दिवस हर दिन हर साल कब मनाया जाता है तेलुगु दिवस? इसका सही जवाब है 29 अगस्त को हर साल तेलुगु दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक में पंजाब राज्य यहाँ पे आपको शीर्ष पर नजर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पोषण जागरूकता सूचकांक आप देख लें तो ठीक है, यहाँ पे मैं 23 अगस्त के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 24, ठीक है, 24 जुलाई को भारत का जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा पे के साउथ पोल पे लैंडिंग करने के लिए निकल गया था। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा के साउथ पोल पे चंद्रयान 3 23 अगस्त को पहुंचा था। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को कर लिया था। तो 23 अगस्त को भारत सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया कि हम हर साल नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त का डेट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चले। तभी हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये है सुचिन बजाज। ठीक है, ये डॉक्टर सुचिन बजाज हैं जिन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आगे चलिए। अभी हाल ही में बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में यहाँ पे किया गया था। ठीक है, आगे चलिए। द्विवार्षिक त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 2023। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि जो 2 साल में एक बार होता है त्रिसेवा अभ्यास, ठीक है, जिसका नाम है ब्राइट स्टार, तो ये इस बार कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ब्राइट स्टार इस बार मिस्र में यानी कि इजिप्ट में आयोजित किया गया। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इजिप्ट की लोकेशन आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इजिप्ट की लोकेशन है, जिसकी राजधानी है काहिरा, और ये मेडिटेरियन सी से बाउंड्री बनाता है और इधर लाल सागर से भी बाउंड्री बनाता है। ओके, आगे चलिए। हाल ही में किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो अभी बात करें तो इंदौर को नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया 2022 का। 2022 का अवार्ड 2023 में दिया गया, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल है ये, इंदौर की बात हो रही है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है इंदौर। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सोमवार, ठीक है, सोमवार यानी 28 अगस्त को 2023 को कहाँ पे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे? तो अभी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की ये अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ये गांधीनगर गुजरात में करने वाले हैं। ठीक है, गांधीनगर गुजरात। और देखिए टोटल मैं बताऊं तो यहाँ पे 6
आपको क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, जो 6 क्षेत्रीय परिषद मिलेंगी। इससे पहले 5 हुआ करती थी, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एक रीजन जुड़ गया, तो इसमें 6 क्षेत्रीय परिषदें हो गई हैं। तो अभी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है, तो ये गुजरात गांधीनगर में हो रही है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और नागर हवेली, ये सब मिल जाएगा वहाँ पे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। आगे चले तो भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में आयोजित इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम में 2023 के फाइनल मुकाबले में किस देश को एक तरफा मात दी। तो इसका सही जवाब है ब्लाइंड जो क्रिकेट टीम थी इंडिया की, उसने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, ये बर्मिंघम में हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पे हराया है। आगे चलें तो हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है कि वो लोग भी आसानी से निशानेबाजी कर सकते हैं जो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा उपकरण विकसित किया है जर्मनी ने। ठीक है, ऐसा उपकरण विकसित किया है जर्मनी ने, तो और ये है जर्मनी की लोकेशन और जिसकी राजधानी है बर्लिन। और जर्मनी यहाँ से आपको नॉर्थ सी से बॉर्डर लगाते हुए दिख जाएगा। आगे चलिए, तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में भूटान और किस देश ने सीमा के परिसीमन के लिए, यानी कि आप जो भी इनके बीच बाउंड्री है, जैसे ये भूटान है, ठीक है, भूटान और जो भी ये चाइना के बीच बाउंड्री है, तो ये कहाँ तक रहेगी, कितना रहेगा, कौन कौन किसके क्षेत्र में आता है, ये सब यहाँ पे ये लोग डिसाइड करेंगे। और इस तरह का पहला बैठक यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ये भूटान और चाइना के बीच में इस तरह से परिसीमन बैठक की पहली बैठक यहाँ पे देखी जाती है। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों की संख्या में कमी आई है। तो इसका सही जवाब है भारत में 60% पक्षी प्रजातियों की संख्या में यहाँ पे कमी देखने को मिली है। ठीक है, अगर इस तस्वीर को आप देख के लग रहा होगा कि ये वही पक्षी है जो हमारे घर पे आंगन में, ठीक है, खेत खलिहान में हमेशा दिखाई देती थी। ये अब समझ लीजिए विलुप्ति के कगार पे, या बहुत ही कम दिखाई दे, रेस्ट ही दिखाई देती हैं कभी कभी। तो सोचिए पक्षियों की जो प्रजाति की संख्या है ना, वो 60% तक गिर चुकी है। 60% मायने रखता है, यानी कि 100 में से 60 पक्षी कम हो चुके हैं, इस तरह से अगर मैं आंकड़े को बताऊं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न बताऊं तो अभी हाल ही में नासा द्वारा, ठीक है, ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। तो नासा द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू 7 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजा गया है। इस मिशन में किस देश का यात्री शामिल नहीं है। तो इस मिशन में चाइना देश का यात्री यहाँ पे शामिल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें रूस का यात्री है, डेनमार्क का यात्री है और जापान का यात्री है और यूएसए का यात्री है। तो इसमें चाइना के यात्री नहीं है। तो यहाँ से 4 यात्री ये क्रू 7 मिशन के साथ गए हैं। और आपको पता है क्रू 7 मिशन सिर्फ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में, वहाँ पे भेजने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए चलाया गया था। ठीक है, और ये 4 अंतरिक्ष यात्री यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके, यहाँ प्रश्न में ही आपको पता चल गया होगा कि अगर आपसे पूछे क्रू 7 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया था, तो नासा द्वारा भेजा गया था। क्रू 7 मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे गए थे, तो 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए थे। और क्रू 7 मिशन का उद्देश्य क्या था, तो क्रू 7 मिशन का उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पहुँचाना, ताकि ये लोग जाके वहाँ पे जो वहाँ पे पहले से जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको ये लोग रिप्लेस कर सके और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की देख रेख ये कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको भेजा गया। तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ फंस रहेगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो आप थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते आपको बोरिंग भी लगने लगता होगा कि अरे सर जी बस पढ़ाते रहते। तो फ्रंट स्क्रीन पे हम लोग हैं नहीं, तो क्या कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ और न्यूज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक न्यूज़ यहाँ पे चर्चा में थी कि नॉर्दर्न सी रूट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में NSR कहते हैं। तो नॉर्दर्न सी रूट क्या है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक लाइन में। देखिए, एक ये पूरा विश्व का मैप है। एक ट्रेडिशनल रूट होता है, यानी पारंपरिक रूट होता है, जो जहाँ से बहुत ही पहले से लोग वहाँ पे उस रास्ते से व्यापार करते हुए आते हैं। लेकिन जब नया रूट खोजा जाता है तो ट्रेडिशनल रूट का थोड़ा सा महत्व कम हो जाता है, क्योंकि नया रूट जब खोजने का मतलब ये है कि वहाँ पे लागत कम आएगी, ठीक है, समय कम लगेगा वहाँ पे जाने में। तो ये सब को ध्यान देखते हुए नए रूट की खोज की जाती है। देखिए, पहले प्राचीन काल की बात करें तो लोग अगर मान लीजिए इधर एशिया से यूरोप जाना है, यानी भारत से ही मान लीजिए यूरोप जाना है, तो ऐसे लोग जाते थे घूम के, अफ्रीका होते हुए, ये प्रशांत महासागर होते हुए ऐसे। तो इस टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए एक और अदर रास्ते की खोज की गई,
जो ये लाल सागर से होते हुए जाता है और स्वेज नगर से होते हुए क्रॉस करके भूमध्य सागर होते हुए यहाँ पे यूरोप जाता है। तो ये शॉर्ट हो गया। अब ये भी लेंथ देखने में तो आपको कम लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से आपको यूरोप में मेन यहाँ पे अगर आना होता है यहाँ पे, ठीक है, तब ये लेंथ बढ़ जाती है। इस लेंथ को कम करने के लिए एक नया रूट खोजा गया था जिसे हम नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। नॉर्दर्न सी रूट वो कैसे जाता है वो मैं दिखा देता हूँ। वो देखिए ये अपना सुंदर भारत ये हिंद महासागर से होते हुए ये आपको देखिएगा ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट है ना इधर से होते हुए ये जापान होते हुए ओके ऐसे निकल जाएगा। फिर ये बेरिंग यहाँ पे बेरिंग जल संधि है यहाँ से होते हुए ये फिर साइबेरियन जल सागर में आता है। फिर ये लाप्तेव जल सागर में आएगा, फिर कारा सागर में आएगा, फिर बैरेंट सागर में आएगा। उसके बाद यहाँ से आके ये फिर यूरोप के मार्केट तक इसकी पहुँच हो जाती है। ओके, ये आसान रूट है ऐसा बताया जाता है, लेकिन ये जो एरिया है ना इधर इधर बहुत ही बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बहुत ही बड़े बड़े पत्थर के गोले होते हैं जिससे जहाज़ के टकराने का खतरा होता है। तो वहाँ पे आइस ब्रेकर यहाँ पे होते हैं जो इस आइस को तोड़ते रहते हैं। तो वो रस्सियाँ लगा रखा है। तो इस रूट को थोड़ा सा आसान बोला जा रहा है, इसे ही नॉर्दर्न सी रूट बोला जा रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का लक्ष्य बिल मांगने के लिए जो ग्राहक है कस्टमर है उनको प्रोत्साहित करना कि आप बिल मांगिए, ठीक है। अगर आप बिल मांग के उसका कलेक्शन रखते हैं, ठीक है, समय पे जीएसटी रिटर्न आप भरते हैं, तो आपको क्या हो सकता है 1 करोड़ तक जीतने का मौका मिल सकता है, ठीक है। 1 करोड़ जीतने का मौका मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ग्राहकों में बिल मांगने के लिए मतलब जो जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान रजिस्टर्ड दुकान पर जा रहे हैं वहाँ से बिल नहीं ले रहे हैं, कम से कम 200 का अगर आप सामान ले रहे हैं तो वहाँ से आप बिल लीजिए ज़रूर, ठीक है। खुदरा वाला अभी नहीं किया जा रहा है कि हाँ 5-10 रुपये का सामान लिए तो बिल लेना जरूरी है, नहीं। अगर 200 तक का आप सामान ले रहे हैं तो वहाँ से आप बिल जरूर लीजिए। तो इस तरह से कस्टमर यानी ग्राहकों को बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, ठीक है। आगे चलिए। तो हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद ने यानी कि हम जिसे गल्फ कॉरपोरेशन ऑफ काउंसिल कहते हैं, तो भारत के साथ फिर से मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जीसीसी में शामिल नहीं है ये आपको बताना। तो उसका सही जवाब यहाँ पे ईरान यहाँ पे जीसीसी में शामिल नहीं है। बाकी जो कंट्री है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जीसीसी ग्रुप में यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन जो काउंसिल ग्रुप है उसमें सऊदी अरब देखने को मिल जाएगा, इधर कुवैत देखने को मिल जाएगा, इधर बहरीन देखने को मिल जाएगा, कतर, यूएई और ओमान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। गल्फ जो कंट्री हैं उसमें, ठीक है। तो आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई ये आपको बताना है। तो हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक यहाँ पे वाराणसी में आपको संपन्न होते हुए नजर आएगी। वाराणसी आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश की लोकेशन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर इसे वाराणसी को मानते हैं और ये आपको उत्तर प्रदेश में इस एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में फिलीपींस का कोस्ट गार्ड के साथ यहाँ पे समझौता किया है, ठीक है। तो लोकेशन देख लीजिए, अपना सुंदर भारत, ये इंडियन ओशन आपको दिखाई देगा और ये वाला जो रीजन है ये है फिलीपींस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हाँ, एक और यहाँ पे मैं प्रश्न आपको बताना चाहूँगा जो कि क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। इंडिया ईरान, ठीक है, इंडिया और ईरान के बीच आपको पता है कि चाबहार पोर्ट समझौता है, ठीक है। यहाँ पे अपना सुंदर भारत है, यहाँ पे मुंबई पोर्ट है और यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट तक इंडिया पहुँच बनाने के लिए चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट किया था। तो भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट भी हुआ था। तो उस एग्रीमेंट में पहले ये शामिल था कि अगर हम दोनों के बीच कोई दिक्कत होगी, ईरान और भारत के बीच में कोई दिक्कत होगी तो कोई तीसरा व्यक्ति आके यहाँ पे सहभागिता करके, ठीक है, हम लोगों का जो भी झगड़ा होगा उसे सुलझाएगा, यानी इसे हम आर्बिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो आर्बिट्रेशन वाला क्लॉज था ना इन दोनों के बीच में समझौते का, तो उसको हटा दिया गया, यानी कि अब दोनों के बीच अगर कोई भी चाबहार पोर्ट को लेके कोई भी झगड़ा या फिर कोई भी असहमति बनती है तो वो दोनों आपस में ही निपटेंगे, कोई आर्बिट्रेट करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्लॉज ये लोग हटा दिए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे। आगे चलें। अगला प्रश्न है यहाँ पे 23 अगस्त
को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जिस जगह उतरा उस साइट का क्या नाम है? तो 23 अगस्त को चंद्रमा पे विक्रम लैंडर जब उतरा तो उस साइट का नाम रखा गया था शिव शक्ति। ठीक है, ये चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जब साउथ पोल पे उतरता है 23 अगस्त को चंद्रमा के, तो उस लैंडिंग साइट को शिव शक्ति कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि जो चंद्रयान 2 था वो जब क्रैश लैंड किया था, यानी कि आसानी से आराम से उतर नहीं पाया था, वो क्रैश लैंड किया था, वो जाके चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, तो वो जिस जगह टकराया था तो उस पॉइंट का नाम रखा गया था तिरंगा पॉइंट। ठीक है, और चंद्रयान 1 की बात करें तो वो जिस सतह चंद्रमा की सतह से टकराया था, जहाँ पे लैंड किया था, मतलब क्रैश लैंड ये भी किया था, तो उसका नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। ठीक है, तो चंद्रयान 1 का नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट, और जो सेकेंड था उसका नाम रखा गया था तिरंगा पॉइंट, और जो थर्ड लैंड किया था उसका नाम रखा गया था लैंडिंग साइट का शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ न्यूज़ देख लीजिए। 14 जुलाई को, सॉरी मैं लग रहा प्रीवियस इससे पहले मैं जो बताया था वो 24 जुलाई बोल दिया था, तो अब मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे। वहाँ पे 24 जुलाई नहीं होना चाहिए, 14 जुलाई होना चाहिए, क्योंकि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। उसके बाद 3,85,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। और ये LVM, ठीक है, LVM 3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त यानी क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए बड़े लेवल पर अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा किया गया, क्योंकि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाना है। तो इसके लिए पूरे राज्यों का भारत को क्या चाहिए? सहयोग चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार सिंचाई के साधनों की बेहद अहम तस्वीर सामने लाने वाली इस गणना के 7वें संस्करण की शुरुआत कर दी गई है। इसके अनुसार लघु सिंचाई योजनाओं के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? लघु सिंचाई में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नल आता है लघु सिंचाई में, इसमें आपको कूप यानी कि कुआं दिखाई देगा लघु सिंचाई में। ठीक है, तो इस तरह के जो छोटे छोटे सिंचाई के साधन हैं उनके मामले में ट्यूबवेल भी इसमें आता है, तो उनके मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, वहाँ पे आपको लघु सिंचाई संबंधी इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था की बात करें, एक लाइन में गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था की बात करें, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे ज़्यादा महंगाई ना हो, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा महंगाई ना हो, ज़्यादा बेरोजगारी ना हो, मतलब कह सकते हैं इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा बेरोजगारी ना हो, बैंक आसानी से लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकें, ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम से कम लोन इतना तो प्रोवाइड कर ही सके कि लोगों का जीवन आसानी से चलता रहे। तो ऐसी स्थिति होती है ना गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था, जहाँ पे ज़्यादा हाइपर होने की भी ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा आपको लो इंटरेस्ट रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब एक बीच की अवस्था होती है जहाँ पे जीवन आराम से चलता जाता है। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था कहते हैं, और ये चर्चा में था तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले, तो ओणम निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो ओणम निम्नलिखित में से आपको देखने को मिलेगा केरल राज्य का मुख्य त्यौहार है ओणम। ठीक है, तो ये केरल की लोकेशन है और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल कब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 29 अगस्त को इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, तो इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि BS6, अभी आपने सुना होगा कि एक गाड़ी लॉन्च की गई थी टोयोटा कंपनी द्वारा एक गाड़ी लॉन्च की गई थी, एक कार लॉन्च की गई थी जिसका नाम था इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। अब कहेंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होता है सर जी? तो फ्लेक्स फ्यूल जो वाहन होता है या गाड़ी होती है उसको इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि ये ऐसी गाड़ी होती है ना कि अगर आप इसे 100% एथेनॉल से चलाएंगे तब भी वो चलेगा, आप इसको पेट्रोल और एथेनॉल मिक्स करके चलाएंगे तब भी वो चलेगा। यानी कि मल्टीपर्पज़ अगर आप फ्यूल का उसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्यूल एक्सेप्ट करता है। ऐसा इंजन होता है जिसे हम BS6 स्टेज 2 का इंजन कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल अगर आपसे पूछे तो ये 100% एथेनॉल को भी एक्सेप्ट करता है और ये मिक्स एथेनॉल और पेट्रोल के फ्यूल को भी ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, और आप एथेनॉल से गाड़ी चला रहे हैं तो एथेनॉल की अपेक्षा पेट्रोल जो होता है ना वो ज़्यादा ऊर्जा देता है, एथेनॉल कम ऊर्जा देता है पेट्रोल से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये गाड़ी थी, आगे चलिए अगला प्रश्न।
तो एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीत लिया है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा था यह बताना। तो इसका सही जवाब है डेनमार्क में इसका आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, डेनमार्क, ये है डेनमार्क की लोकेशन और इसकी राजधानी है कोपेनहेगन और ये आपको दिख जाएगा नॉर्थ सी में। ठीक है, नॉर्थ सी में। आगे चलिए। तो नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे वो। अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका देश ने कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी पहली बार की है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, कहाँ से नहीं हुआ था, एक मिनट। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ, शायद ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो अभी हाल ही में किस शहर की मेट्रो रेलवे ने लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो के अत्याधुनिक विशेष क्लब में शामिल हो जाएगा? तो ये कोलकाता की बात हो रही थी। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न था कि अभी हाल ही में किसे मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब मिल गया है? तो इनका नाम है प्रियन सेन। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इनको मिला है। ठीक है, आगे चलें। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण दिसंबर 2023 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कुछ और प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में श्री थर्मन सनमुगरत्नम को चुना गया? तो ये सिंगापुर के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बनाए गए श्री थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा नाम याद रखेंगे। अभी हाल ही में किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा को GI टैग दिया गया है? तो भद्रवाह राजमा को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में यहाँ पे GI टैग दिया गया है। ठीक है, आगे चलें। तो अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट देखने को मिला है आपको? तो गैबोन में यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट आपको देखने को मिला है। अभी हाल ही में किस भारतीय महिला को 51 नंबर का इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एकता कपूर। एकता कपूर को अभी हाल ही में 51 इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अभी हाल ही में किसे स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अनुल कुमार लोहाटी की जगह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अभी हाल ही में किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो ये अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला है। तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं जया वर्मा सिन्हा। अभी हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो अभी अमेरिका का जो जॉर्जिया राज्य है वो अक्टूबर को हिंदू विरासत राज्य घोषित किया है। आगे चलिए। तो ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत किस राज्य में टूल किट एवं मशीनरी का वितरण किया गया है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत टूल किट और मशीनरी का यहाँ पे वितरण किया गया है। ठीक है, आगे चले। तो फिलहाल आज के करंट अफेयर में इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी आपको बताइए ज़रूर। थोड़ा मैं बाहर आया हूँ ना, जैसे गांव चला आया हूँ, तो गांव में थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए असुविधा है और यहाँ पे नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, जिससे कि थोड़ा सर्चिंग में अपलोडिंग में भी थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं जल्दी 2-3 दिन बाद फिर से मैं प्रॉपर आपको अच्छे से वीडियो अवेलेबल करा सकूँगा। तो आज करंट अफेयर में यानी डेली करंट अफेयर में आज वीकली का करंट अफेयर यहाँ पे देखें हम लोग, तो आप उसको जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।